नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। इस समय हम लोग विलियम शेक्सपियर की सारी इंपॉर्टेंट प्लेस की इंपॉर्टेंट लाइंस, कैरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग लियर को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखो, किंग लियर का पूरा नाम क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर है। और ये प्ले कब लिखी जाती है? 1605 में लिखी जाती है। अब तक आपको कोड याद हो चुका होगा। कोड है हुक्म 2456। ठीक है। किंग लियर कब आती है? 1605 में आती है। ऐसे ही आपको याद रखना है हैमलेट 1602, ओथेलो 1604 और मैकबेथ 1606। इसके अलावा आपको याद रखना है किंग लियर का सोर्स विलियम शेक्सपियर ने 3 जगहों से लिया है और तीनों आपको याद रखना है। पहला इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने लिया है द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। दूसरा इसका सोर्स है रॉफेल हॉलिंसेट्स द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। और तीसरा विलियम शेक्सपियर ने किंग लियर के लिए सोर्स लिया है सर फिलिप सिडनी का अर्काडिया। देखो, एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। आपको तीनों सोर्सेज याद रखने हैं। द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, रॉफेल हॉलिंसेट्स द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और सर फिलिप सिडनी का अर्काडिया। किंग लियर और उसके डॉटर्स की जो स्टोरी होती है, इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर और रॉफेल हॉलिंसेट्स द क्रॉनिकल से लिया है। और इसके अलावा अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर और उसके दोनों बेटे एडमंड और एडगर की जो स्टोरी होती है, उसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कहां से लिया है? तो सर फिलिप सिडनी के अर्काडिया से लिया है। तो ये तीनों सोर्सेज आपको याद रखना है। इसके अलावा किंग लियर की सेटिंग क्या है? तो किंग लियर की सेटिंग है ब्रिटेन। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ध्यान रखना, ये सेटिंग होती है मैकबेथ की। हैमलेट की सेटिंग होती है डेनमार्क। ओथेलो की सेटिंग होती है वेनिस। और किंग लियर की सेटिंग होती है ब्रिटेन। ये आपको याद रखना है। कैसे आप याद रखेंगे? तो देखो, किंग लियर में जो है के से स्टार्ट हो रहा है, तो के को आप बहुत आसानी से क्या बना सकते हो? बी बना सकते हो। तो बी से आपको एसोसिएट करना है ब्रिटेन। अब आपको ये नहीं भूलेगा कि किंग लियर की सेटिंग क्या है? ब्रिटेन है। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो है किंग लियर की जो ट्रेजिक फ्लॉ है, यहां से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखो, सेल्फ डेलूजन और फिलियल लव, ये जो है किंग लियर का ट्रेजिक फ्लॉ है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। भ्रम या भ्रांति को हम डेलूजन कहते हैं। और फिलियल लव का मतलब होता है जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, जो लव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फिलियल लव। तो ध्यान रखना, ये दोनों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा कुछ और भी ट्रेजिक फ्लॉ है किंग लियर की, वो भी आपको याद रखना है। एग्जाम में ये भी ऑप्शंस में आ सकते हैं, जैसे कि प्राइड एंड एरोगेंस, ब्लाइंडेड जजमेंट या ह्यूब्रिस। देखो, ह्यूब्रिस जो होता है ना, वो एक्सेसिव प्राइड होता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है? दूसरे की बात बिल्कुल नहीं मानता है। इसमें भी देखो, किंग लियर को जो है अर्ल ऑफ केंट बार बार वार्निंग दे रहा था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनता है। जो भी उसको जजमेंट देना होता है वो दे देता है। और ऐसे ही जूलियस सीजर की जो ट्रेजिक फ्लॉ होती है, उसमें भी ह्यूब्रिस होती है। उसमें भी देखो, जूलियस सीजर ना तो अपने वाइफ कैलिफोर्निया की बात मानता है और ना ही सूदसेयर की बात मानता है। और वो सीनेट जाता है और हम सबको पता है उसके साथ भी क्या होती है? ट्रेजेडी होती है। और इसके अलावा एक और ट्रेजिक फ्लॉ आपको याद रखना है, फ्लैटरी। ये भी किंग लियर की ट्रेजिक फ्लॉ होती है। किंग लियर की जो दोनों बड़ी बेटियां होती हैं, वो एक नंबर की फ्लैटरर होती हैं, चापलूसी करने में एक्सपर्ट होती हैं। तो ध्यान रखना, ये पांचों जो है किंग लियर के ट्रेजिक फ्लॉ है। सेल्फ डेल्यूजन, प्राइड एंड एरोगेंस, ब्लाइंडेड जजमेंट एंड ह्यूब्रिस, फ्लैटरी और फिलियल लव। देखो, रिसेंटली अभी एग्जाम में कैटेगरी से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं और हम सबको अच्छे से पता है कि किंग लियर विलियम शेक्सपियर की वन ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि मॉडर्न एज के बहुत बड़े प्ले राइट होते हैं और इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम प्लेस लिखे हैं। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को विलियम शेक्सपियर की ये जो प्ले है किंग लियर बहुत पसंद आती है। और इसको ये अप्रिसिएट करते हुए लिखते हैं कि कोई भी राइटर जो है फ्यूचर में उतनी अच्छी ट्रेजेडी नहीं लिखेगा जितना कि किंग लियर है। इसके अलावा नाहुम टेट, ये जो है 17th सेंचुरी के राइटर होते हैं। जब इन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग लियर को पढ़ा, वो कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने कॉर्डेलिया के साथ पोएटिक जस्टिस नहीं किया है। वो इतनी इनोसेंट कैरेक्टर्स होती है, वो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती है, फिर भी प्ले के लास्ट में उसका मर्डर हो जाता है। तो कॉर्डेलिया के साथ सिर्फ पोएटिक जस्टिस हो सके, इसलिए उन्होंने किंग लियर को फिर से रिवाइज किया और उन्होंने लिखा द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। और इसमें इन्होंने लास्ट में दिखाया है कि एडगर की शादी किससे हो जाती है? कॉर्डेलिया के साथ हो जाती है। और इस प्ले को कब पब्लिश किया गया था? तो ध्यान रखना, 1681 में। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है।
और ये जो प्ले किंग लियर होती है वो अर्ल ऑफ केंट और अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर की कॉन्वर्सेशन के साथ स्टार्ट होती है और ड्यूक ऑफ एल्बनी की स्पीच के साथ क्या होती है, एंड हो जाती है। तो ध्यान रखना, इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसको हमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग किंग लियर के मेजर और माइनर कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहला कैरेक्टर है लियर। ये ब्रिटेन का किंग होता है। ये बूढ़ा हो चुका है और ये जो है अपना पूरा राज्यभाग तीनों बेटियों को डिस्ट्रीब्यूट करके अब खुद जो है बोझ मुक्त होकर के शांति से अपना जीवन बिताना चाहता है। किंग लियर की 3 डॉटर्स होती हैं। पहली जो लड़की होती है सबसे बड़ी वाली, उसका नाम होता है गॉन्ड्रेल। बीच वाली लड़की का नाम होता है रीगन और सबसे छोटी लड़की का नाम होता है कॉर्डेलिया। देखो, किंग लियर की जो दोनों बड़ी बेटियां होती हैं, गॉन्ड्रिल और रीगन, ये अपने पिता किंग लियर से ट्रूली लव नहीं करती हैं। इनका प्यार जो है किंग लियर के प्रति दिखावटी होता है, सिर्फ राज्य भाग लेने के लिए। एक्चुअली ये दोनों बहनें जो है बड़ी क्रूएल, ग्रीडी, पावर हंग्री और फ्लैटरर होती है। और वहीं कॉर्डेलिया, ये बहुत ही ऑनेस्ट, लॉयल और अपने पिता से ट्रूली लव करने वाली लड़की होती है। गॉन्ड्रिल के हस्बैंड का नाम रहता है ड्यूक ऑफ एल्बनी। ड्यूक ऑफ एल्बनी ये बहुत ही गुड कैरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है गॉन्ड्रिल के किसी भी रॉन्ग एक्टिविटीज में या क्रूअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ड्यूक ऑफ एल्बनी का फर्स्ट 4 एक्ट तक कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है, लेकिन 5th एक्ट में ये बहुत ही डोमिनेटिंग और पावरफुल कैरेक्टर बन के निकलता है। और ड्यूक ऑफ एल्बनी का खौफ इतना ज्यादा रहता है जब गॉन्ड्रिल को ये पता चलता है कि जो लेटर उसने एडमंड को भेजा था उसकी सेक्रेसी रिवील हो गई है, तो गॉन्ड्रिल जो है ड्यूक ऑफ एल्बनी के डर से ही सुसाइड कर लेती है। और रीगन के हस्बैंड का नाम रहता है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल ये रीगन की तरह ही क्रूएल भी होता है और वायलेंट भी होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ बर्गंडी। ड्यूक ऑफ बर्गंडी ये कॉर्डेलिया का सूटर होता है। सूटर का मतलब अ पर्सन हु वांट्स टू मैरी अ पर्टिकुलर वुमेन। तो ड्यूक ऑफ बर्गंडी ये बहुत ही ग्रीडी मैन होता है। एक्चुअली ये कॉर्डेलिया से शादी धन के लिए करना चाहता था। जैसे ही उसको पता चलता है कि कॉर्डेलिया को किंग लियर कुछ भी देने से मना कर दिए हैं, तो बर्गंडी भी शादी करने से क्या करता है, मना कर देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है किंग ऑफ फ्रांस। ये भी कॉर्डेलिया का सूटर होता है। बाद में कॉर्डेलिया के ट्रूथफुलनेस और उसकी ऑनेस्टी को देख करके कॉर्डेलिया से शादी कर लेता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर। ये किंग लियर का बहुत ही फेथफुल नोबल मैन होता है और इसके 2 बेटे होते हैं। पहले वाले बेटे का नाम रहता है एडगर, जो कि बड़ा लड़का रहता है। जब ये अपनी जान बचाने के लिए भागता है, तो ये जो है एक भिखारी का रूप धारण करता है और अपना नाम क्या रखता है, टॉम ओ बैडलम। और अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर के दूसरे लड़के का नाम रहता है एडमंड। ये जो है ग्लाउसेस्टर का इलेजिटिमेट सन होता है। पूरे प्ले में सबसे ज्यादा ट्रैचरस कैरेक्टर कौन होता है, एडमंड होता है। आप इसको जो है नेक्स्ट टू यागो समझिए। ये जो है सब जगह डबल डीलिंग करता है। ये अपने पिता ग्लाउसेस्टर को भी धोखा देता है, अपने भाई एडगर को भी धोखा देता है, और एडमंड गॉन्ड्रिल और रेगन दोनों को सूट कर रहा होता है, यानी इसका दोनों के साथ अफेयर चल रहा होता है। इसके अलावा कॉर्डेलिया और किंग लियर की हत्या का फरमान एडमंड ही जारी करता है। तो ध्यान रखना, एडमंड ये प्ले का विलेन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है अर्ल ऑफ केंट। ये भी जो है किंग लियर का बहुत ही फेथफुल नोबल मैन होता है। प्ले की बिल्कुल बिगनिंग में किंग लियर अर्ल ऑफ केंट को भी बैनिश कर देते हैं, तब जब अर्ल ऑफ केंट कॉर्डेलिया के साइड में बोलना चाहता है। और फिर बाद में अर्ल ऑफ केंट क्या करता है, अपना रूप बदल करके एक नौकर का रूप धारण करता है और किंग लियर की सेवा में आ जाता है, और वो अपना नाम क्या रखता है, केएस रखता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओसवाल्ड। ये गॉन्ड्रिल का स्टीवार्ड होता है। स्टीवार्ड का मतलब होता है केयर टेकर, मैनेजर, जो किसी के साइड में काम करे। तो ध्यान रखना, गॉन्ड्रिल चूंकि सारा काम तो कर नहीं सकती थी, इसलिए जो है अपने सारे क्रूअल एक्टिविटीज किससे करवाती थी, ओसवाल्ड से करवाती थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है फूल। ये जो है लियर का फूल होता है और किंग लियर के प्रति बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वफादार होता है। रहता तो फूल है, लेकिन पूरे प्ले में बड़ी समझदारी वाली बात कौन करता है, फूल ही करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कुरान। ये वन ऑफ द कोर्टियर्स होता है और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि बताइए कुरान विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले का कैरेक्टर है। तो ये है किंग लियर का कैरेक्टर। इतने सारे कैरेक्टर्स के नेम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग किंग लियर की इंपॉर्टेंट लाइंस को डिस्कस करेंगे। पहली लाइन है, नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन। ये लाइन किंग लियर बहुत ही गुस्से में कॉर्डेलिया से कहता है, एक्ट 1 सीन 1 में।
देखो, किंग लियर कॉर्डेलिया को कहता है कि तुम मेरी सबसे छोटी बेटी हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्नेह प्यार करता हूँ और तुम्हें देने के लिए मेरे पास बहुत ही स्पेशल चीज है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम अपने दोनों बहनों से बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करके मुझे बताओ। तो कॉर्डेलिया कहती है नथिंग। कहती है मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं एक्सप्रेस कर पाऊं कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। इस बात को सुनकर किंग लियर बहुत गुस्सा करता है और ये लाइन कॉर्डेलिया से कहता है, देखो कुछ नहीं से फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए फिर से बोलो। फिर कॉर्डेलिया ये लाइन बोलती है, अनहैप्पी दैट आई एम, आई कैन नॉट हैव माई हार्ट इन टू माई माउथ, आई लव योर मजेस्टी, अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नॉर लेस। ये लाइन कॉर्डेलिया एक्ट 1 सीन 1 में बोलती है। कॉर्डेलिया कहती है, देखो मैं कितनी अनहैप्पी अनफॉर्चुनेट हूँ कि जो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने हृदय की भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाऊं कि मैं अपने पिता को कितना प्यार करती हूँ। वो अपने पिता किंग लियर को कहती है कि देखो मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी अपने पिता से करती है, ठीक है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो ध्यान रखना, ये लाइन कॉर्डेलिया एक्ट 1 सीन 1 में बोल। नेक्स्ट लाइन है, टाइम shall unfold what plighted cunning hides, who covers faults at last with saint rights, well may you prosper। कॉर्डेलिया ये लाइन गॉडरिल से कहती है। देखो, ये लाइन कॉर्डेलिया गॉडरिल को तब कहती है जब इसके जस्ट पहले गॉडरिल कॉर्डेलिया का मजाक बनाने की कोशिश करती है। गॉडरिल जो है कॉर्डेलिया को टोंट करती है, ये कहते हुए कि देखो तुम अपने पिता के प्रति ना तो ओबीडियंट रही और ना ही तुम उनको कितना प्यार करती हो ये एक्सप्रेस कर पाई। अब तुम्हारी शादी जो है किंग ऑफ फ्रांस से हो रही है, तो तुम उनके प्रति ओबीडियंट भी रहना और अपने प्यार को भी एक्सप्रेस करना। इस लाइन में कॉर्डेलिया गॉडरिल को उत्तर देते हुए कहती है कि टाइम शैल अनफोल्ड प्लाइटेड कनिंग हाइट्स। प्लाइटेड का मतलब प्रॉमिस होता है। कॉर्डेलिया गॉडरिल को कहती है कि तुम्हारे जो झूठे वायदे हैं उसको समय जो है अनफोल्ड करेगा, समय उसको सामने लाएगा और जो भी अपनी गलतियों को छुपाता है उसे अंत में शर्म महसूस करना पड़ता है या वे जो है उपहास के पात्र बनते हैं। और कॉर्डेलिया जाते जाते गॉडरिल को गुड विशेस भी देके जाती है कि भगवान करे तुम जीवन में आगे उन्नति करो। नेक्स्ट लाइन है, लव इज नॉट लव व्हेन इट इज मिंगल्ड विद रिगार्ड्स दैट स्टैंड अलोव फ्रॉम द एंटायर पॉइंट। ये लाइन किंग ऑफ फ्रांस एक्ट 1 सीन 1 में बोलता है। देखो, ये लाइन किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया के सपोर्ट में बोलता है जब उसको ये पता चलता है कि कॉर्डेलिया को बैनिश कर दिया गया है, उसको डिसोन कर दिया गया है। किंग लियर ने उसको कोई भी प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया है सिर्फ इसलिए कि उसने ट्रुथ बोला है। वो अपने दोनों बहनों की तरह चापलूसी वो नहीं कर पाती है। तो इस लाइन में किंग ऑफ फ्रांस बोलता है कि देखो प्रेम वो प्रेम नहीं होता है जब उसमें कोई मिलावट हो जाती है, जब उसमें कोई एक्सटर्नल मैटर्स मिल जाता है फिर वो प्रेम नहीं रह पाता है। प्रेम तो बड़ी ऊंची चीज है, वो सबसे अलग होती है और अकेली होती है। देखो, इस लाइन के थ्रू किंग ऑफ फ्रांस ड्यूक ऑफ बर्गंडी को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कॉर्डेलिया बहुत ही ऑनेस्ट लड़की है, वो अपने आप में डाउरी है, क्या वो उससे शादी करेगा? लेकिन ड्यूक ऑफ बर्गंडी बहुत ही ग्रीडी मैन होता है, वो सिर्फ धन के लालच में कॉर्डेलिया से शादी करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो कंफर्म हो जाता है कि कॉर्डेलिया को कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी राज्य भाग नहीं मिलने वाला है, तो फिर वो शादी के लिए भी मना कर देता है। नेक्स्ट लाइन है, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। ये लाइन किंग लियर एक्ट 1 सीन 4 में बोलता है और ये लाइन किंग लियर गॉनरिल के लिए बोलता है। और ये लाइन गॉनरिल के लिए तब बोलता है जब गॉनरिल किंग लियर का डिसरिस्पेक्ट या डिसरिगार्ड करती है, खास करके किंग लियर के अटेंडेंट्स का कंप्लेन करके कि वो बहुत ही मिसबिहेव करते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। और उसमें भी जब गॉनरिल फूल की कंप्लेन करती है, फूल जो किंग लियर का बड़ा फेवरेट होता है, तब किंग लियर बहुत ही गुस्सा करता है और ये लाइन बोलता है गॉनरिल के लिए कि तुम्हारे जो शब्द हैं वो सांप से भी ज्यादा विषैला है। और किंग लियर गॉनरिल को थैंकलेस चाइल्ड भी बोलता है कि एक ऐसी लड़की जो बहुत ही रूड और निष्ठुर हो। नेक्स्ट लाइन है, हैव मोर देन दाउ सोवेस्ट, स्पीक लेस देन दाउ नोवेस्ट, लेंट लेस देन दाउ ओवेस्ट। ये लाइन फूल एक्ट 1 सीन 4 में बोलता है। फूल ये किंग का बड़ा विश्वास पात्र होता है और हमेशा वो किंग लियर के अंग संग रहता है और समय समय पर किंग लियर को उसकी गलती का एहसास कौन कराता है? फूल ही कराता है। और फूल की पहली बार एंट्री कब होती है? जब किंग लियर अपनी पूरे राज्य भाग को दो बड़ी बेटियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और इस लाइन में फूल कहता है कि देखो जितना आपके पास हो उससे कम आप उसको सो करो और आप
जितना जानते हो उससे कम बोलो और जितना आपके पास हो उससे कम दूसरों को उधार दो। एक्चुअली ये बड़ी आयरोनिकल लाइन होती है। यहाँ पे फूल किंग लियर को इनडायरेक्टली उसकी गलती का एहसास करा रहा है कि आपने जो है जितना आपके पास था उससे ज्यादा आपने सो किया, जितना आप जानते थे उससे ज्यादा आपने बोला, और किंग लियर के पास जो कुछ भी रहता है वो अपने दोनों बड़ी बेटियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे फूल किंग लियर को उसकी गलती का एहसास करवा रहा है। नेक्स्ट लाइन है, ट्रूथ इज अ डॉग दैट मस्ट टू कैनल, ही मस्ट बी वाइप्ड आउट व्हेन द लेडी द ब्रैच मे स्टैंड बाय द फायर एंड स्टिंग। ये लाइन फूल एक्ट 1 सीन 4 में बोलता है। कैनल जहाँ पे कुत्ते बांधे जाते हैं, ब्रिज यहाँ पे विचेस के लिए यूज किया गया है। ट्रूथ्स डॉग यहाँ पे ध्यान रखना कॉर्डेलिया के लिए यूज किया गया है, और ब्रिज यानी विचेस ये जो है गॉन्ड्रिल और रीगन के लिए यूज किया गया है। ये बड़ी मेटाफोरिकल लाइन होती है। ये जो है फूल किंग लियर को उसके जजमेंट को गलत ठहरा रहा है और किंग लियर को कहता है कि आपने जो है ब्रिज यानी कॉन्ड्रिल रीगन जो कि बैड कैरेक्टर्स होती हैं उसका सपोर्ट करने के लिए ट्रुथ्स डॉग यानी कॉर्डेलिया को आपने पनिश किया है। तो ध्यान रखना ये लाइन फूल किंग लियर को एक्ट 1 सीन 4 में बोलता है। नेक्स्ट लाइन है, स्ट्राइविंग टू बेटर ऑफन वी मार्क व्हाट इज वेल। ये लाइन ड्यूक ऑफ एल्बनी एक्ट 1 सीन 4 में बोलता है। ड्यूक ऑफ एल्बनी बहुत ही मॉरल और काइंड हार्टेड व्यक्ति होता है और ये पूरे प्ले में इसकी कोशिश रहती है कि गॉन्ड्रिल और किंग लियर के बीच में एक कंप्रोमाइज हो जाए। ये जो है एक पीस मेकर का काम करता है और इस लाइन में गॉन्ड्रिल को समझाते हुए कहता है कि देखो, कई बार इम्प्रूवमेंट करने के चक्कर में हम जो अच्छी चीज ऑलरेडी होती है उसको भी क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। मार का मतलब होता है टू डैमेज समथिंग गुड, किसी चीज को बर्बाद कर देना, क्षतिग्रस्त कर देना। तो ध्यान रखना ये लाइन एल्बनी एक्ट 1 सीन 4 में बोलता है। नेक्स्ट लाइन है, हु इज दैट कैन टेल मी हु एम आई। ये लाइन किंग लियर एक्ट 1 सीन 4 में बोलता है और ये लाइन बहुत आसानी से आइडेंटिफाई भी हो जाएगी। और यहाँ पे देखो जब किंग लियर पूछता है कि वहां कौन है जो मुझे बताएगा कि मैं कौन हूं, तो इसका उत्तर फूल देता है किंग लियर को। फूल कहता है किंग लियर को कि आप एक शैडो हैं, आप जब से रिटायर हुए हैं आपका पूरा स्टेटस चेंज हो गया है। अब आपके पास ना तो कोई पावर है, ना तो कोई टाइटल है और ना ही कोई प्रॉपर्टी है। तो ध्यान रखना ये जो लाइन है किंग लियर के द्वारा बोली जाती है एक्ट 1 सीन 4 में। नेक्स्ट लाइन है, आई एम अ मैन मोर सीन्ड अगेंस्ट दैन सीनिंग। ये लाइन किंग लियर एक्ट 3 सीन 2 में बोलता है और ये लाइन किंग लियर तब बोलता है जब कॉन्ड्रिल और रीगन किंग लियर को अपने पैलेसेस से निकाल देती हैं और उसके बाद किंग लियर बहुत ज्यादा दुखी महसूस करता है, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है और गॉड को इन्वोक करता है और कहता है कि मेरे साथ गॉड्रिल और रीगन ने बहुत ज्यादा इनजस्टिस किया है, आप इनको पनिश करिए। मैं पावरलेस हूं लेकिन आप तो पावरफुल है। लेकिन फिर किंग लियर जब याद करता है कि उसने खुद कॉर्डेलिया के साथ इनजस्टिस किया है और फिर ये लाइन बोलता है कि आई एम अ मैन मोर सीन्ड अगेंस्ट दैन सीनिंग, यानी मेरे साथ जो पाप किया जा रहा है, मेरे साथ जो इनजस्टिस किया जा रहा है, मैंने उससे ज्यादा इनजस्टिस किया है। तो ध्यान रखना यहाँ पे किंग लियर अपने आप को ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है और ये लाइन किंग लियर बोलता है एक्ट 3 सीन 2 में। और इस लाइन के बाद फिर किंग लियर बोलता है, द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटी इज स्ट्रेंज एंड कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रेशियस। ये लाइन किंग लियर एक्ट 3 सीन 2 में बोलता है और ये लाइन किंग लियर तब बोलता है जब वो एक हट को देखता है या हॉवेल को देखता है। हॉवेल एक छोटा सा रूम होता है जो रहने लायक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डर्टी होता है और बैड कंडीशन में होता है। लेकिन किंग लियर अब गॉन्ड्रिल और रीगन के घर तो जा नहीं सकता था क्योंकि उन दोनों ने अच्छे से किंग लियर का इंसल्ट किया था। तो किंग लियर इस हॉवेल को देख करके बोलता है कि कई बार जो है आवश्यकता के समय वाइल्ड थिंग, वाइल्ड मतलब ये हॉवेल के लिए बोल रहा है, ठीक है। कहता है कि कई बार आवश्यकता के समय जो वर्थलेस चीज होती है, यूजलेस चीज होती है, वही बहुत ज्यादा प्रीसियस हो जाती है यानी उपयोगी हो जाती है। तो ध्यान रखना ये लाइन किंग लियर एक्ट 3 सीन 2 में बोलता है। नेक्स्ट लाइन है, द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डथ फॉल। ये लाइन एडमंड ग्लाउसेस्टर के बारे में बोलता है एक्ट 3 सीन 3 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से इसको समझना है। देखो ग्लाउसेस्टर को भी सेम प्रॉब्लम होती है जो किंग लियर को होती है। जिस तरह से किंग लियर कॉर्डेलिया के ऑनेस्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ठीक वैसे ही ग्लाउसेस्टर भी एडमंड के ट्रेचरस नेचर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है।
देखो ये लाइन कब बोली जाती है, सिचुएशन आप समझिए, रीगन और कॉर्नवॉल ये दोनों मिलकर किंग लियर को अपने पैलेस से निकाल देते हैं। अब बाई रूल कोई भी राज दरबारी किंग लियर को हेल्प नहीं कर सकता है, लेकिन ग्लाउसेस्टर एडमंड को अपना विश्वास पात्र समझकर कहता है कि देखो मैंने किंग लियर को ना सिर्फ हेल्प किया है बल्कि उनको शरण भी दिया है। और इतना ही नहीं, मुझे एक लेटर मिला है जिसमें मुझे ये पता चला है कि फ्रेंच आर्मी इंग्लैंड आ चुकी है किंग लियर के सपोर्ट में। और ग्लाउसेस्टर एडमंड को कहता है कि मैं किंग लियर की हेल्प करूंगा, इसके लिए चाहे भले मेरी जान चली जाए। और ग्लाउसेस्टर कहता है एडमंड को कि तुम जो है रीगन और कॉर्नवॉल को इस सेक्रेसी के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताना, और वो अगर मेरे बारे में पूछते हैं तो उनसे यही कहना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और एडमंड इसको अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझता है। वो कहता है कि जब बूढ़े लोगों का पतन होगा, ओल्ड डेथ फॉल्ट यानी ग्लाउसेस्टर के बारे में बात कर रहा है, जब बूढ़े लोगों का पतन होगा तभी नौजवान लोग क्या करेंगे, उन्नति करेंगे यानी राइज करेंगे। तो ध्यान रखना ये लाइन एडमंड किसके लिए बोलता है, ग्लाउसेस्टर के लिए बोलता है। नेक्स्ट लाइन है एंड वर्स आई मे गेट द वर्स इज नॉट सो लॉन्ग एज वी कैन से दिस इज द वर्स्ट। ये लाइन एडगर एक्ट 4 सीन 1 में बोलता है। और ये लाइन एडगर तब बोलता है जब वो खुद एज अ बेगर के रूप में इनफर्टाइल लैंड में इधर उधर मूव कर रहा था। तभी सडनली उसकी मुलाकात उसके ही पिता अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर से हो जाता है, जो कि उस समय ब्लाइंड हो चुके होते हैं और बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे होते हैं। फिर ये लाइन एडगर अपने पिता अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर के लिए बोलता है कि इससे बुरी सिचुएशन नहीं हो सकती है, लेकिन फिर वो कहता है नहीं, इससे भी बुरी सिचुएशन आ सकती है। तो ध्यान रखना ये लाइन एडगर अपने पिता अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर की पैथेटिक सिचुएशन को देखकर बोलता है एक्ट 4 सीन 1 में। नेक्स्ट लाइन है एज फ्लाइज टू wanton बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स। ये लाइन ग्लाउसेस्टर एक्ट 4 सीन 1 में बोलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को ग्लाउसेस्टर तब बोलता है जब रीगन और कॉर्नवॉल के द्वारा ग्लाउसेस्टर को ब्लाइंड कर दिया जाता है। ग्लाउसेस्टर ये लाइन गॉड को कंप्लेन करते हुए, गॉड पर गुस्सा दिखाते हुए बोलता है कि गॉड भी उस wanton बॉयज जैसे हैं। wanton बॉय का मतलब होता है ऐसा लड़का जो बिना किसी कारण दूसरे को नुकसान पहुंचाए, क्षति पहुंचाए। तो जिस तरह से wanton बॉयज फ्लाइज को मारता है सिर्फ अपने स्पोर्ट्स और मजे के लिए, ठीक वैसे ही गॉड भी हम मनुष्यों को मारता है अपने स्पोर्ट्स और मजे के लिए। तो ध्यान रखना ये लाइन ग्लाउसेस्टर एक्ट 4 सीन 1 में गॉड से कंप्लेन करते हुए बोलता है। नेक्स्ट लाइन है व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फॉल्स। ये लाइन किंग लियर एक्ट 4 सीन 6 में बोलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने कहावत सुना होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे आपके मन में थॉट्स आते हैं वैसे ही आपको पूरी सराउंडिंग दिखती है। एक्ट 4 में जो है किंग लियर को बड़े अच्छे से रियलाइजेशन हो जाता है कि उसने फर्स्ट एक्ट में जो डिसीजन लिया था, जो जजमेंट दिया था, वो बिल्कुल मूर्खता से भरा हुआ था। और किंग लियर बड़े ही सिनिकल स्टेज से होकर गुजर रहा होता है, बड़े ही पागलपन की अवस्था में रहता है जब ये लाइन बोलता है कि व्हेन वी आर बॉर्न वी आर क्राई दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फॉल्स। जब हम पैदा होते हैं हम रोते हैं कि हम कैसे मूर्खों के बड़े से स्टेज पर आ गए हैं। तो ध्यान रखना ये लाइन किंग लियर एक्ट 4 सीन 6 में बोलता है। नेक्स्ट लाइन है men must endure their going hence even as they are coming hither ripeness is all। ये लाइन एडगर एक्ट 5 सीन 2 में बोलता है। और ये लाइन एडगर अपने पिता अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर के लिए बोलता है। अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर ये सुनकर कि किंग लियर और कॉर्डेलिया को इम्प्रिजन्ड कर लिया गया है, वो बहुत दुखी होता है और वो अब जीना नहीं चाहता है, मरना चाहता है। तो फिर एडगर अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर को समझाते हुए ये लाइन बोलता है, जिस तरह से हम अपने बर्थ को चूज नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही हम अपने डेथ को भी चूज नहीं कर सकते हैं। मरना तो सभी को है लेकिन अपने समय पर। राइपनेस इज ऑल यानी डेथ इज इनएविटेबल फॉर एवरीबॉडी, यानी मृत्यु जो है सभी के लिए क्या है, अनिवार्य है। ये लाइन एडगर बोलता है एक्ट 5 सीन 2 में।
नेक्स्ट लाइन है द वेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे स्पीक व्हाट वी फील नॉट व्हाट वी ऑट टू से द ओल्डेस्ट हैथ बॉर्ड मोस्ट वी दैट आर यंग शैल नेवर सी सो मच नॉर लिव सो लॉन्ग। ये लाइन एडगर एक्ट 5 सीन 2 में बोलता है और ये लाइन एडगर तब बोलता है जब कॉर्डेलिया के मर्डर के बाद किंग लियर भी उसी की याद में, उसी के वियोग में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तब ये लाइन एडगर बोलता है कि इस दुख की घड़ी को हमें सहन करना है और हमें वो बोलना है जो हमने महसूस किया है, ना कि जो हमें बोलना चाहिए। और किंग लियर के लिए एडगर कहता है कि इस बूढ़े व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत दर्द सहे हैं और हम यंग लोग ना तो उतने दर्द को देखेंगे और ना ही उतने समय तक जीवित रह पाएंगे। तो ध्यान रखना ये लाइन एडगर एक्ट 5 सीन 2 में बोलता है। नेक्स्ट लाइन है वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद द बेस्ट मीनिंग हैव इनकर्ड द वर्स्ट। ये लाइन कॉर्डेलिया किंग लियर से कहती है, एक्ट 5 सीन 3 में कहती है और ये लाइन कॉर्डेलिया किंग लियर से तब कहती है जब ये दोनों लोग एडवर्स सिचुएशन से घिर जाते हैं। फिर ये कॉर्डेलिया किंग लियर से कहती हुए कहती है कि हम लोग ऐसे पहले नहीं हैं जो अच्छे इंटेंशन होने के बावजूद, प्योर इंटेंशन होने के बावजूद इस बुरे सिचुएशन में फंस गए हैं। और कॉर्डेलिया कहती है कि काश मैं अकेली होती तो मैं ना सिर्फ इस एडवर्स सिचुएशन का सामना कर लेती बल्कि मैं अपने दोनों बड़ी बहनों का भी सामना कर लेती। तो ध्यान रखना ये लाइन कॉर्डेलिया किंग लियर से एक्ट 5 सीन 3 में बोलती है। नेक्स्ट लाइन है डू यू सी दिस लुक ऑन हर लुक हर लिप्स लुक देयर। ये लाइन किंग लियर एक्ट 5 सीन 2 में बोलता है और किंग लियर ये लाइन तब बोलता है जब कॉर्डेलिया की हत्या हो चुकी होती है और किंग लियर को बिलीव नहीं होता है कि कॉर्डेलिया की हत्या हो चुकी है। वो कॉर्डेलिया को अपने हाथों में लेकर के इधर उधर घूम रहा है और लोगों से यही लाइन कह रहा है कि डू यू से दिस लुक ऑन हर लुक हर लिप्स लुक देयर। यानी वो ये कह रहा है कि कॉर्डेलिया अभी भी जीवित है। तो देखो इस तरह से किंग लियर के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लाइंस और कैरेक्टर्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में विलियम शेक्सपियर के किसी और प्ले को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।